Hello students, that's the third part of law of chemical combination. बेटा मैंने इसके पिछले पार्ट में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस करा था। मुझे लगा अपने से ही कि शायद आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्योंकि बुक्स में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं दिया है तो शायद आपने उतना अटेंशन ना दी हो और आपको उतना बेटर ना समझ आया हो, तो इस वाले पार्ट में भी मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पिछली बार मैंने आपको सिर्फ समझाया, एग्जांपल्स दिए, स्टेटमेंट नहीं लिखाई, तो मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ फॉर योर नोट्स प्रिपरेशन। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी which combine separately with the fixed mass of third element C is either in the same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। देखो कहने का मतलब ये है, सपोज टू एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है, तो A और B के मासेस का जो रेशियो होगा, जब ये दो एलिमेंट किसी थर्ड फिक्स्ड मास के एलिमेंट्स के साथ सेपरेटली कंबाइन होकर के AC और ये B भी C से कंबाइन होकर के BC बनाएंगे, तो इन दोनों कंपाउंड्स में AC और BC में A और B का जो रेशियो होगा मासेस का, ये वही होगा जो A और B के आपस में कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड में होगा। जब कभी कोई दो एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड मास के थर्ड एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो, अलग अलग और कंपाउंड्स बनाए, तो इन कंपाउंड्स में आपस में जो ए और बी के मासेस का रेशियो होगा ये वही होगा। अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बनाए तो इस कंपाउंड में जो रेशियो आएगा ए और बी का, ये रेशियो और ये रेशियो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शंस में होगा। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ। अंडरस्टैंड, होपफुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए ए और बी सी के साथ मैंने आपको ये समझा दिया, ये स्टेटमेंट है। नाउ द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हैं और ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, शायद आपके माइंड में आ गया होगा। द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज गिब्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Gay-Lussac law of gaseous volumes given by Gay-Lussac, scientist Gay-Lussac। बेटा इन्होंने बताने की कोशिश की कि जब कभी भी गैसेस आपस में कंबाइंड होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स या गैसेस एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनकी रिएक्शंस हमेशा वॉल्यूम के टर्म्स में मेंशन होती है, और जब कभी वो कंबाइंड होते हैं तो उनकी प्रॉपर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स में ही कंबाइंड होते हैं, मतलब उनका ज़्यादातर मेजरमेंट वॉल्यूम के टर्म में करते हैं। तो इसके स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे ही है, व्हेन गैसेस combine together या reacts together, ठीक है, then they always do so in their simple volume ratios। जब कभी भी गैसेस आपस में कंबाइन या रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा आपस में अपने सिंपल वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे, सिंपल मल्टीपल वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे। एंड इफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गैसेस, मान लीजिए रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट्स भी गैसेस ही बन रहे हैं, देन द रेशियो of volumes of reactants and products always bear a simple
multiple ratio at given temperature and pressure. According to this law, whenever gases combine together, then they always combine in their simple volume ratios. ये कहते हैं जब कभी भी गैसेस कंबाइन होते हैं तो सिंपल वॉल्यूम में होते हैं, और अगर प्रोडक्ट्स भी गैस बन रहे हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आपस में एक जो रेशियो होगा वो या तो सिंपल या मल्टीपल रेशियो होगा देयर वॉल्यूम्स एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. बट रिमेंबर दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस and at given temperature and pressure. Temperature and pressure condition must be fixed, otherwise volume of gases can be changed. For example, गैसेस के कॉम्बिनेशन का है. आपको याद होगा 10th में अगर आपने गैसियस रिएक्शंस की हो तो वहां पे एक स्टोकियोमेट्री टर्म आता था, उसी से रिलेटेड है. जैसे सपोज, प्लीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड हुए and after the reaction they get HCl, hydrochloric acid. Suppose we take 1 liter hydrogen, 1 liter chlorine in their combination, then we get 2 liter of products, and the ratio of their volume is 1:1:2. 1 इसका 1 इसका 2 इसका, ये इस रेशियो में चलेंगे. अब देखना वर्डिंग समझना. when gases combine together, these are the gases. When gases combine together, then they always combine in the simple volume ratio 1:1. अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1:1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1:2. And if a product is also a gas, then reactants and products always bear a simple volume ratio 1:2. अगर आप इसका 2 लीटर लोगे, इसका 2 लीटर लोगे तो 4 लीटर बनेगा. बट रिमेंबर इट इज नॉट एडिटिव, 2:4 ऐसे नहीं है इस रेशियो में. टेक अनदर एग्जांपल. सपोज नाइट्रोजन combines with hydrogen to form ammonia. ये गैसेस है. अब समझना, अगर आप नाइट्रोजन 1 लीटर लोगे तो हाइड्रोजन 3 लीटर लेनी पड़ेगी. So what is the volume ratio of the reaction of nitrogen and hydrogen? It is 1:3. But if product is also a gas, तो इसका 1 लीटर, इसके 3 लीटर जब कंबाइन होंगे 4 लीटर अमोनिया नहीं मिलेगी, अमोनिया मिलेगी 2 लीटर. Reactions always takes place according to these ratios. शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, ये जो रेशियोज हैं इन्हें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा स्टोकियोमेट्री. लेकिन ये मैं 10th के बेसिस पर आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि जब कभी भी कोई गैसेस रिएक्शन दी हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन टुगेदर देन दे ऑलवेज कंबाइन इन देयर सिंपल वॉल्यूम रेशियोज. अगर मैं नाइट्रोजन 2 लीटर लूँगा तो हाइड्रोजन 6 लीटर लेनी पड़ेगी और अमोनिया 4 लीटर बनेगी. इस रेशियो में बनेंगे. सो गैसेस कंबाइन टुगेदर देन दे ऑलवेज कंबाइन इन देयर सिंपल वॉल्यूम रेशियो. एंड इफ a product is also a gas, then the ratio of volume of reactants and products always be a simple ratio 1:3:2. सभी आपस में सिंपल वॉल्यूम रेशियो में कंबाइंड होंगे. गैसेस जब भी कंबाइंड होती हैं तो वो वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइंड होती हैं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब आप ये वीडियो थोड़ा सा बार बार देखिए तो आपको समझ आ जाएगी. इस पर जब भी न्यूमेरिकल आएंगे, इक्वेशन हमें दी होगी, बस रेशियो मेंटेन करना है आपने. और मैं न्यूमेरिकल्स आपको अगले वीडियो में सेंड कर दूँगा. तब तक आप ये सारे लॉज बुक से भी रीड करने की कोशिश करिए और वीडियोस देख करके भी समझने की कोशिश करिए. होपफुली आ जाएंगे. सब्जेक्टिव में इनकी स्टेटमेंट आती है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा लॉजिकल एनालिटिकल से क्वेश्चंस बना के इधर उधर थोड़ा सा ऐड करके पूछ लेते हैं. सो यू हैव टू क्वेश्चन अबाउट दिस लॉज कि क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं. स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी. ओके अब इन लॉज के बेसिस पर आगे आती है एक थ्योरी, दैट इज एटॉमिक थ्योरी. शायद आपने नाम सुना हो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए.
थैंक यू वेरी मच।